हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने कंप्लीट किया था हमारे एक टॉपिक को एंड दैट वाज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया था, जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं जीन्स के लिए या फिर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं उनके लिए, है ना। तो ये सारे हमने 4-5 पॉइंट्स थे, उनको कुछ डिस्कस किया था, कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड में डिस्कस किया था किसने क्या पर्टिकुलर काम किया है। उसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ना एक चीज आती है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, भले ही से उसको सैटर्न बॉवेरी ने दिया था 1902 टू 1903 में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये दो अलग अलग ईयर क्यों हुई, क्योंकि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग ईयर में ये काम किया था और दो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स भी थे जो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अभी ना ये इसी थ्योरी को एक्सपेंड किया गया था और उस एक्सपेंड के नाम में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसमें सबसे पहला इस थ्योरी को जो बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया गया था। हालांकि हम उतना एक्सपेंडिचर फॉर्म इसका नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्चुअली एक्सपेंडेड बाय अदर 3 साइंटिस्ट, जिसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस हंट मॉर्गन का, इसके बाद में स्ट्रेटवेंट का नाम आता है और उसके बाद में ब्रिजेस करके साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अब ये 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज की क्लास में जब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टू द थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको एक तरीके से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जब इन्होंने एक्सपेंड किया था, तो उन्होंने अपना पर्टिकुलरली जो एक अलग से जो डिस्कस किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी थ्योरी किया, मैं ये कहूँगी जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं इस टॉपिक के कवर होने के बाद ना हम इसके नेक्स्ट क्लास में PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसमें NCERT में जो 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, बेसिकली ड्रोसोफिला जो इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर में 2-3 इन्होंने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, एक तो उसके आई कलर को, एक बॉडी कलर को और एक साइज ऑफ विंग्स को। तो हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, लिंकेज। लिंकेज की अगर हम बात करें तो हमें बेसिक सा ये पता होना चाहिए कि लिंकेज होता क्या है, किसने दिया था लिंकेज। ठीक है, लिंकेज इट वाज गिवन बाय TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। अच्छा देखो, एक चीज ये है कि लिंकेज का, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही शुरुआत हो जाती है लिंकेज की, तो उन्होंने तो अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को 1902 में कंप्लीट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो सटन एंड बॉवेरी थे, ठीक है, सटन एंड बॉवेरी, इन्होंने ही ऑन किस पर, स्वीट पी प्लांट पर भी किया था और स्वीट पी प्लांट्स पर 1906 में लिंकेज भी दिया। यानी कि जो इनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स थे, हमें पता था कि इन्होंने पर्टिकुलरली जो बात किया था ग्रास हॉपर पे जिन्होंने किया था, है ना, तो इसके साथ साथ में ना इन्होंने इसको भी कंसीडर किया था, लेकिन ये किसमें, लिंकेज की बात कर रहे हैं हम 1906 में। इसी थ्योरी को, ठीक है, इसी थ्योरी को कब 1911 में लिया गया था और 1911 में ना इनके साथ में मॉर्गन के साथ में एक साइंटिस्ट थे कैसर, उन्होंने दिया था। तो ये तो इन्होंने दिया था, थ्योरी इट वाज गिवन बाय, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर मैं बात करूं, इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। ठीक है, और ये थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी जो लिंकेज की थ्योरी थी, इसको इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है। 1911 में इन्होंने थ्योरीज दिए थे ऑफ लिंकेज के, जिसमें से उन्होंने लिंकेज ग्रुप्स के बारे में बताया, किस तरीके से लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, और तो हम इन सब चीजों के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाने वाले क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मॉर्गन, और मॉर्गन के साथ में एक साइंटिस्ट थे कैसल, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ लिंकेज, और उस थ्योरी ऑफ लिंकेज को मैं आपको ओरली बता दूंगी, सिर्फ राइट नहीं करूंगी। उस थ्योरी ऑफ लिंकेज में यही सब बातें, बाकी हम इनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए, पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि लिंकेज होता क्या है। देखो, लिंकेज का मतलब है बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट्स है ना, उनका एज इट इज इनहेरिटेंस होना उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। अब लिंकेज का ये मतलब होता है कि अगर किसी एक ऑर्गेन्स में लिंकेज देखने को मिल रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि उस पेरेंट
का जो ऑफ स्प्रिंग है उस ऑफ स्प्रिंग्स में पैरेंटल कॉम्बिनेशंस एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो लिंकेज है ना, लिंकेज को पढ़ते टाइम पर हम क्रॉसिंग ओवर जैसे वर्ड को भी यूज करेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर है तो लिंकेज नहीं होता है, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है लिंकेज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिंकेज है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। लिंकेज का सीधा मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स। अब हमें ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि ये लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, लिंक्ड जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स और पैरेंट टू प्रोजेनी और यू मे कॉल इट ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाते हैं कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है क्लोजली एसोसिएशन ऑफ जीन्स, क्लोजली लोकेटेड लिख लीजिए, या एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड या प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, उसे कहा जाता है लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लोजली एसोसिएशन है जीन्स का क्रोमोसोम्स पर, तो वो लिंक्ड जीन्स है। इसका मतलब ये भी एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर कि अगर क्रोमोसोम्स पर क्लोजली डिस्टेंस है ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस है, और वो ऐसी डिस्टेंस है कि जिसे क्रॉसिंग ओवर भी दूर नहीं कर पा रही है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, तो जब उससे गैमेट्स बनेंगे तो वो जीन्स भी गैमेट्स में एज इट इज जाएंगे और फिर वो गैमेट्स से ऑफस्प्रिंग्स में एज इट इज आएंगे। इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स में पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो जैसे हम इसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स पर यहाँ ये कुछ जीन्स प्रेजेंट्स हैं। देन अब ये जीन्स इतने ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट्स हैं, ऐसे ही हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के जीन्स हैं। देन ये जीन्स कैसे हैं, ये हाईली क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स हैं। अब ये जो क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स हैं, जब ये बेसिकली मियोटिकली डिवीजन में गैमेटोजेनेसिस में एंटर करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर को ये क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। या मैं ये कह सकती हूँ कि जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जीन्स में डिस्टेंस ये नहीं होने की वजह से ये जीन्स दूर नहीं हो पाएंगे और एज इट इज गैमेट्स में ही प्रेजेंट हो जाएंगे और फिर ऑफस्प्रिंग्स में एंटर करने की वजह से पैरेंटल कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे। क्लियर। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स पर जीन्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। देन अब जब ये वाले क्रोमोसोम्स एंटर करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, तो एट द टाइम ऑफ मियोसिस जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से बड़ी आसानी से एक्सचेंज ऑफ द जीन्स विल टेक्स प्लेस। तो जब एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जीन्स एज इट इज अपने गैमेट्स में एंटर कर जाएं, और जब ये गैमेट्स में एज इट इज एंटर नहीं करेंगे तो सीधी बात है कि ऑफस्प्रिंग्स में पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो न करके एक रिकॉम्बिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका ये मतलब होता है, इसे हम कहते हैं बेसिकली लिंक्ड। तो अब यहाँ पे इतना समझ जाइएगा कि लिंक्ड जीन्स है तो ये क्लोजली एसोसिएटेड है, और अगर वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है तो उन्हें हम अनलिंक्ड जीन्स कहेंगे। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम जीन्स के बारे में बात करें तो इसी के बेसिस पर ना लिंकेज की भी अगर मैं बात करती हूँ तो लिंकेज भी दो तरीके की हो जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स, वेदर द जीन्स आर प्रेजेंट्स linked genes or the unlinked genes on the chromosomes. So if the linked genes on the chromosomes, it means definitely linkage will be there. If the unlinked genes on the chromosomes, तो definitely incomplete linkage will be there. ठीक है, तो linkage में दो तरीके की है, एक है आपका बेसिकली complete linkage। अब ये सारे ना हाइपोथेटिकली सिचुएशंस थी मॉर्गन के लिए, जब स्विफ्ट पेपर एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द जो सटन एंड बॉवेरी थे। तो हम उसमें सटन एंड बॉवेरी का देखेंगे। बेसिकली इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस का जो हम 9:3:3:1 रेशियो पढ़ते हैं, तो वो जो 9 रेशियो है ना वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है ना वो बेसिकली पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो रेशियो 3:3 के आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो शेप ऑफ सीड है और कलर ऑफ सीड है, तो उसमें जो 3:3 के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, दोज आर एक्चुअली द रिकॉम्बिनेंट्स। तो वो रिकॉम्बिनेंट्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए, तो यहीं पर उसी को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो एक कंप्लीट लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा है क्या, एक इनकम्प्लीट लिंकेज।
नाम में ही पता चल रहा है, हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अगर हमें लिंकेज समझ में आ गया है। लिंकेज का सीधा सा मतलब है कि एक पेरेंटल बॉडी में जीन जैसे प्रेजेंट है ना, एज इट इज वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में चले जाएंगे, और एज इट इज वो क्यों गए हैं, क्योंकि जीन्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट हैं, पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और क्लोजली एसोसिएशन होने की वजह से एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस में क्रॉसिंग ओवर को, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो क्रॉसिंग ओवर में जीन्स के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाया था। जबकि दूसरी तरफ अनलिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर बड़ी आसानी से हो गया, और इसीलिए नए रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट लिंकेज, तो कंप्लीट लिंकेज का नाम से पता चल रहा है हमें क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, नो रिकॉम्बिनेंट्स। सी इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, हम कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं, नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और क्या होगा यहाँ पर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब है क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू लिंक्ड जीन्स, और लिंक्ड जीन्स हो रहा है इसका मतलब है कि ये जीन्स कैसे क्लोजली एसोसिएटेड है। क्लियर। अब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे इनकम्प्लीट में, इनकम्प्लीट में क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स टेक्स प्लेस, इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसमें क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलेगी। और क्या होगा, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स हमने पहले लिख दिया है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। और क्या होगा यहाँ पर, ये किसकी वजह से हुआ था, लिंक्ड जीन्स की वजह से, जबकि ये किसकी वजह से होगा, अनलिंक्ड जीन्स की वजह से। तो अनलिंक्ड जीन्स अगर आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऐसे जीन्स जो बेसिकली क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है क्रोमोसोम्स पर, उनको कहा जा रहा है, ठीक है। चलो अब इसी में ना एक टर्म आ जाता है कि जो जीन्स होते हैं ना वो बेसिकली ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये लिंकेज ग्रुप आपकी बुक में दिया हुआ है, नाम से पता चल रहा है लिंकेज ग्रुप, ठीक है। अब ये लिंकेज ग्रुप्स है क्या है, बेसिकली जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स आर प्रेजेंट्स इन द जो क्रोमोसोम्स में लोकेटेड है ना, वो ग्रुप्स में प्रेजेंट्स है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि जितने ज्यादा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होंगे उतने ही, सीधी सी बात है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कंडीशन हैप्लॉइड है, और पेयर में प्रेजेंट करेंगे अगर वो डिप्लॉइड सेल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स is equal to number of chromosomes। हम ये हैप्लॉइड सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द सेल इज हैप्लॉइड तो जितना नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और अगर ये डिप्लॉयड है, इफ सेल इज डिप्लॉयड, अगर इफ सेल इज डिप्लॉयड, तो ये हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना लिख करके क्या लिख देंगे, उतने ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम। चलो देख लेते हैं कैसे। हमें ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, कुछ कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने इसमें डिस्कस नहीं करी है, वो मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ, और जैसे हमने ग्रेगर्स और मेंडल के टाइप लिखा नहीं है बस, ठीक है, और लिख भी नहीं रहे। ग्रेगर्स और मेंडल ने जैसे अपना एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जेक्ट चूज किया था, दैट वाज द पाइसम सटाइवम गार्डन फी था। क्यों चूज किया था उसके रीजंस आपको बता दिए गए थे। इसी तरीके से ना जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इनको ना फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। और 1930 ये एक अमेरिकन जेनेटिस्ट से थे, ठीक है, और इनको 1933 में ना अपने इस वर्क के लिए बेसिकली नोबेल प्राइज भी मिला था। शायद वो अदर फील्ड में था, फिजियोलॉजी, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमें बस ऐसे नॉलेज के लिए याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बट हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि थॉमस हंट मॉर्गन इज ऑल्सो टू बी नोन एज द फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि इन्होंने, बिकॉज ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑफ, जो इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट वाज द फ्रूट फ्लाई।
इसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ही सेलेक्ट ओनली द ड्रोसोफिला जस्ट लाइक द मेंडल सेलेक्ट द स्वीट पी, नॉट स्वीट पी, गार्डन पी। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है, जैसे उसके वहां पे रीजन थे ऐसे यहाँ पे रीजन है कि जो फ्रूट फ्लाई है बड़ा आसानी से अवेलेबल होता है, लैबोरेटरीज में भी इसको आर्टिफिशियली मीडिया पर ग्रोथ करवाया जा सकता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो फ्रूट फ्लाई है एक्चुअली में वो नाम से फ्रूट फ्लाई है, पर ध्यान रखिएगा वो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करते हैं वो मैंगो पे ग्रोथ करती है। और ठीक है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो मैंगो पे ग्रोथ करती है, फ्रूट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, बट एक्चुअली में क्या होता है कि इन फ्रूट्स पे जो ईस्ट का प्रेजेंस होता है ना, ये ईस्ट पे फीड करती है। तो सेकंड थिंग ये आता है कि ये अपने एक ही लाइफ टाइम में ना मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेनिस को, एक बार की ब्रीडिंग अगर हो जाती है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है। लाइफ स्पेन कम है इसका, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है इसका। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया था। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके पास में जो मेल और फीमेल है ना, उनके पास में जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है XX और Y, XY, वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह है। जैसे मेल में XY क्रोमोसोम्स होता है, ऐसे ही मेल ड्रोसोफिला का जो क्रोमोसोम है वो XY है। फीमेल में हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास में XX क्रोमोसोम होता है, ऐसे ही जो फीमेल ड्रोसोफिला होती है उसके पास में XX क्रोमोसोम्स होता है। इसके अलावा मल्टीपल कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था, ऑल्दो उन्होंने हम थ्री कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और वो थ्री कैरेक्टर्स थे, बॉडी कलर, बॉडी जो आई कलर था और एक विंग साइज था, उनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों पर्टिकुलरली ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे लाई करते हैं, वाई क्रोमोसोम्स पे लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ओरली बता दिए। चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो हमारा लिंकेज ग्रुप चल रहा है। ऑल्दो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि जो लिंकेज ग्रुप है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लें, या हम सीधा सीधा यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं, लिंकेज ग्रुप, इस तरीके का टेबल, लिंकेज ग्रुप हो गया, इसी को ही हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लिंकेज ग्रुप हो गया नंबर 1 और सेकंड में हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो हम पेयर में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपर में ऑर्गेनिजम्स के नेम। तो हम इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं? सबसे पहले तो हम जिसको एक्सपेरिमेंटली यूज किया था, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई ऑफ थॉमस एंड मॉर्गन, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 4 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं और इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो हम हमारा एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होते हैं? 23 होते हैं, एंड आल्सो वी हैव द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्वीट पी के बारे में, ठीक है, क्योंकि उस पर भी डिस्कस स्टार्टिंग में हमने उसी का नाम लिखा है। तो स्वीट पी के पास में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 7 होते हैं और क्रोमोसोम्स भी 7 होते हैं। इसके अलावा अगर हम म्यूकर, एक फंगस है, इसके बारे में बात करते हैं तो इसके पास में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स 2 होते हैं और इसके पास में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो टू बी 2। और एक लास्ट में लिख लेते हैं मेज, मक्का। ठीक है, इस प्लांट के पास में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स आर 10 और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी 10 होते हैं। क्लियर? तो ये लिंकेज ग्रुप का एक छोटा सा टेबल हो गया। ये ऊपर ऑर्गेनिजम्स के नेम है, नीचे लिंकेज ग्रुप्स हैं और ये हम पढ़ चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स will be there, they will be equal to the number of chromosomes। अच्छा, अब इसके बारे में ना जो कंप्लीट लिंकेज था, इनकम्प्लीट लिंकेज है, वो हम मतलब अगर वो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज और देखते हैं कि जो लिंकेज होता है ना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लिंकेज को सपोर्ट करते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लिंकेज को सपोर्ट नहीं करते। जैसे एक तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब ही ये है कि वो पैरेंटल कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट कर रहा है। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशंस किसकी वजह से बन रहा है? डेफिनेट सी बात है, जिसमें ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो सीधी बात है कि क्लियर। तो यहाँ पर हम उसी को लिख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो क्या करते हैं, सपोर्ट या अफेक्ट्स लिंकेज। क्लियर? तो इसको हम कुछ इस तरीके से टेबल के फॉर्म्स में बना लेंगे। एक तरफ तो हमने लिखे रखा है फैक्टर, ठीक है, कौन से फैक्टर है। इस एक तरफ में इसको हम टेबल से बनाते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि
ऐसे जो फैक्टर्स हैं इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं या फिर जो लिंकेज को शो कर रहा है ना। तो फैक्टर्स हाँ, क्रॉसिंग ओवर क्या ये क्रॉसिंग ओवर के अलावा रिकॉम्बिनेंट्स का नाम से पता चल रहा है कि जो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे नहीं है, नया कॉम्बिनेशन है, दोबारा से कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स। और लास्ट में लिख लेंगे हम लिंकेज। चलो देखते हैं फैक्टर्स के नाम में, देखते हैं कि कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बेसिकली लिंकेज को सपोर्ट करेगा डायरेक्टली, इनवर्सली, प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे होगा वो देख लेंगे यहाँ पे, वो है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, देखो अगर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जितनी ज्यादा क्रोमोसोम्स पर डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में, उतने ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। और जब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होगा तो सीधी सी बात है रिकॉम्बिनेंट्स भी इंक्रीज होगा, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रिकॉम्बिनेशन होगा, नए नए रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। और जब नए रिकॉम्बिनेंट्स होंगे तो सीधी सी बात है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट काम करेंगे। क्लियर? कौन? जो रिकॉम्बिनेंट्स है और लिंकेज है। तो लिंकेज नहीं होगा, लिंकेज डिक्रीज होगा। सेकेंड, इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के अलावा नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ना तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ती है, रिकॉम्बिनेंट्स भी बढ़ेंगे और लिंकेज डिक्रीज होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एक्सपोजर ऑन एक्सरेज। ठीक है, एक्सपोजर ऑन एक्सरेज, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सेम यहाँ पर ये इंक्रीज होगा, जबकि लिंकेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट और बात करते हैं, एक एज फैक्टर भी इंक्रीज करता है। एज फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ये डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, डिस्टेंस पास होगी तो लिंकेज बढ़ेगा। अब इसके लिए अलग से हम टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ उल्टा करके पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स क्लोज है तो ये सब कम हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नए रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, लिंकेज का ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर के केस में अगर हम स्लो डाउन की बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे और लिंकेज ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे एक्सपोजर और यूवी रेज। ऐसे एज फैक्टर्स की बात करेंगे, सेम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, रिकॉम्बिनेंट्स इंक्रीज होगा और आपका जो लिंकेज होगा वो डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये कुछ पर्टिकुलरली इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो बस एक ये फैक्टर जरूर याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज हाईली इंपॉर्टेंट गिवन इन एनसीईआरटी। डिस्टेंस जितना ज्यादा, अभी मैंने आपको समझाया था एक एग्जांपल देकर कि क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्लियर? तो सीधी बात है वो लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब इसके बाद में ना हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो ग्रेटर्स और मेंडल का जो ये फ्रूट फ्लाई था। इस फ्रूट फ्लाई में पर्टिकुलरली ये तो हमें पता चल गया कि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इस 4 क्रोमोसोम्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें से किन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को स्टडी किया था मॉर्गन ने और उनका क्या कंफ्यूजन, और जो एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स दे रखे हैं ना उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, कल की भी क्लास जाएगी लेकिन अलॉन्ग विद सब पीवाईक्यूज। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर साइंटिफिक नेम। ठीक है, चलो देखो इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है इसके पास में अभी क्रोमोसोम्स मैंने आपको बोले थे कितने? 4। कौन कौन से? हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसके पास में XY क्रोमोसोम होते हैं और जो फीमेल ड्रोसोफिला होते हैं उनके पास में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इनका डिटर्मिनेशन है जस्ट लाइक द ह्यूमन। ये भी एक मेजर फैक्टर रहा था इसको सेलेक्ट करने के टाइम पर कि इसको स्टडी करने का मतलब है ह्यूमन बीइंग से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि सेम जो क्रोमोसोमल पैटर्न है। हमारे केस में भी जो ह्यूमन फीमेल्स है वी हैव द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स XX और ये हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, चलिए इनके पास में एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स स्टडी करे थे ना वो 3 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। कौन कौन से थे वो 3 कैरेक्टर? एक आई कलर, ठीक है, सेकंड बॉडी कलर
आई कलर, सेकंड कलर वाज द बॉडी कलर एंड थर्ड वाज द साइज ऑफ विंग्स या विंग्स साइज। ये 3 कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया था किसमें, ड्रोसोफिला में। अब ये जो तीनों कैरेक्टर्स है ना, इन कैरेक्टर्स की ये खासियत है कि दे लाई ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पर स्टडी करते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, तीनों के तीनों कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने वाले जो जीन्स हैं प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स पे नहीं होते हैं। ठीक, अब कौन, अगर हम आई कलर की बात कर रहे हैं तो वो जो आई कलर है इसमें 2 कलर्स, यानी कि ये तो कैरेक्टर हो गया, आई कलर इज अ कैरेक्टर। ट्रेट की बात करेंगे तो रेड आई कलर और दूसरा आपका व्हाइट आई कलर, रेड आई कलर, व्हाइट आई कलर। इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए एलील का यूज किया था ना, वो कुछ ऐसे था। क्लियर? ऐसे ही बॉडी कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉडी कलर को जो बॉडी कलर इज अ कैरेक्टर, जो उसके जो ट्रेट्स थे ना, 2 ट्रेट थे, दैट वाज येलो बॉडी कलर एंड ब्राउन बॉडी कलर। तो इसमें जो ब्राउन बॉडी कलर था और ये येलो बॉडी कलर। क्लियर? देन इसके अलावा नेक्स्ट जो उन्होंने यूज किया था एंड दैट वाज द साइज ऑफ विंग। अब यहाँ पे साइज ऑफ विंग्स में जो 2 ट्रेड्स को उन्होंने स्टडी किया था, वो 2 ट्रेड थे आपका, एक तो मिनिएचर साइज और एक था आपका मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज, और एक था आपका जो साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वन इज मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज एंड अनदर वाज द नॉर्मल साइज। तो नॉर्मल साइज के लिए इन्होंने जो यूज किया था दैट वाज, जो एलील की हम बात करेंगे वो कुछ इस तरीके से थे। क्लियर? यहाँ येलो और इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वाई और ये येलो। ठीक है, इसमें क्या था, जो डोमिनेंट थे ना, देखो रेड वाज डोमिनेंट, ब्राउन वाज डोमिनेंट, नॉर्मल साइज वाज डोमिनेंट, बाकी वर्ड रिसेसिव। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर में 6 ट्रेट को स्टडी किया। 6 ट्रेट में कौन कौन से थे, अगर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आई कलर में 2 traits were there, red and white. Red was the dominant over the white eye color. Body color में yellow and brown body color. Brown color was the dominant over the yellow body color. And the third is what? Wing size, miniature that is small size and normal wing size. तो normal was the dominant on the miniature size. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हम NCERT की अगर हम बात करते हैं तो NCERT में जो दे रखे हैं ना, वो बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स, 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला है आई कलर के बीच में डायहाइब्रिड क्रॉस में आता है, ये लिंकेज ऑन डायहाइब्रिड। ठीक है, ऑन द ड्रोसोफिला आई कलर एंड बॉडी कलर। सेकंड हम पढ़ेंगे बेसिकली किसके बारे में, कि जो आई कलर है और विंग्स का साइज है। ठीक है, बॉडी कलर और विंग्स का साइज नहीं दे रखा है तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट है एग्जाम्पल, लिंकेज का ड्रोसोफिला पर, वो आपका पहला है फर्स्ट, लिंकेज ऑन या डायहाइब्रिड क्रॉस और लिंकेज, ऐसे लिख सकते हैं इसको। डायहाइब्रिड का मतलब है 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस ऑन लिंकेज इन बिटवीन, किस किस के बीच में, आई कलर एंड बॉडी कलर। देखो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा है। कैसे पैरेंटल कॉम्बिनेशन निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन, जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका अलग से है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग से नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ना, इस तरीके से निकालते हैं। उतना भी हमें नहीं जाना है, पहले तो हमें वो जो NCERT में डायग्राम दे रखा होता है ना, हमें उसमें जानना है कि किस तरीके से वो पैरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स को स्टडी किया गया। कौन कौन से, आई कलर, एक कैरेक्टर है आई कलर, सेकंड कैरेक्टर इज बॉडी कलर। देखो हमें पता है कि जो मेल और जो फीमेल का क्रोमोसोम इज XX और जो मेल है उसका क्रोमोसोम इज XY। हमें ये भी पता है ये फीमेल फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, और ये मेल फ्रूट फ्लाई है, मेल ड्रोसोफिला। दीज आर द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पेरेंट्स है दोनों में। ठीक है,
अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने वाले बाइक में नहीं लाई करते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं और ये एक्स क्रोमोसोम है और हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चल जाएगा कि वाई क्रोमोसोम है। तो इस एक्स क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस एक्स क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉर्गन ने यूज किया था उसमें बेसिकली उन्होंने जो ड्रोसोफिला था मेल डोमिनेंट था। तो मेल डोमिनेंट है मतलब आई कलर कैसा है, रेड आई कलर, और रेड आई कलर है मतलब ये होगा एलिलिक पैटर्न, और ब्राउन बॉडी कलर लाइक दिस, ठीक है। वाई पे कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, मतलब वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन्स प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फीमेल जो फ्रूट फ्लाई है इट वाज व्हाइट आई कलर और कैसी थी, येलो बॉडी कलर। दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पर जो पर्टिकुलर ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिड्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो फीमेल आई है कैसी हो गई है, येलो बॉडी कलर। दो बोला देखो, डाई हाइब्रिड बोल रहे हैं, तो एक तो येलो बॉडी कलर हो गया एंड व्हाइट आई कलर, एंड व्हाइट आई कलर, एक ये सेकंड ट्रेट हो गया डाई हाइब्रिड। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेल की, तो मेल के पास में क्या है, रेड आई कलर एंड ब्राउन बॉडी कलर। क्लियर है। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्या कि जब ये गैमेट्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ये दो गैमेट्स बनेंगे, इसके भी गैमेट्स बने, और इसके गैमेट्स में जो एलिल्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हैं, व्हाइट आई को प्रेजेंट करने के लिए, येलो बॉडी को प्रेजेंट करने के लिए। अगर हम इस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, रेड आई कलर प्रेजेंट है प्लस में ब्राउन बॉडी कलर है, और वो वाई क्रोमोसोम्स पे है जिसपे कोई भी जीन्स प्रेजेंट नहीं है। चलिए एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक फीमेल। तो अब ये हम बना रहे हैं F1 हाइब्रिड, यानी कि गैमेट्स, ये तो गैमेट्स थे ना, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो गैमेट और जेनेसिस, गैमेट्स के बनने के बाद में जो F1 हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, F1 हाइब्रिड कॉम्बिनेशन अब कुछ इस तरीके का आएगा। कैसा आएगा देखिएगा, एक एक्स क्रोमोसोम और सेकंड एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इसके पास में डोमिनेटिंग जीन्स हैं, तो सीधी सी बात है कि इस बार जो फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये इस वाई क्रोमोसोम्स के साथ में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये कंडीशन कुछ अब इस तरीके से हो गई। डन। पहले पैरेंटल कॉम्बिनेशन को देखो, पहले पेरेंट्स में मेल वाज डोमिनेंट ओवर द फीमेल इन देयर रिस्पेक्टिव जो ट्रेट्स थे। अभी F1 हाइब्रिड को देखिएगा, अभी फीमेल डोमिनेट हो गई है, मेल रिसेसिव हो गई। क्लियर है कि मेल के पास में अब कैसी बॉडी हो गई है, मेल की अगर मैं बात करती हूँ तो येलो बॉडी कलर है एंड व्हाइट आई कलर है। डन। अब देखो अपोजिट हो गया, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ रेड एंड ब्राउन बॉडी कलर हो गया। चलिए यहाँ तो स्टडी नहीं हो सकती ना, क्लियर। आगे इस कैरेक्टर को क्या किया, सेल्फिंग जब कराया गया, सेल्फिंग, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमें कब देखने को मिलेंगे, F2 हाइब्रिड्स में, देन F2 जनरेशन में। तो जब सेल्फिंग कराया गया, तो सेल्फिंग कराने में सेम हमें पता है, जब हमें पॉसिबिलिटीज निकालनी है गैमेट्स की तो 4 टाइप्स के पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जब सेल्फिंग होगा तो इसमें पर्टिकुलरली 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज होगी। क्या, एक एक्स क्रोमोसोम कैसा हो सकता है, एक एज इट इज हो गया, ठीक है, एक तो एज इट इज हो गया, सेकंड भी एज इट इज हो गया, डन। थर्ड की अगर मैं बात करती हूँ, थर्ड कैसा होगा, रेड आई कलर के साथ में येलो बॉडी कलर के साथ में। फोर्थ टाइप्स के जो गैमेट की पॉसिबिलिटी है वो किस तरीके से हो सकती है, व्हाइट आई कलर के साथ में बट ब्राउन बॉडी कलर के साथ में। देखो एक गैमेट कैसा बना है, रेड एंड येलो, रेड है, येलो नहीं सॉरी ये ब्राउन है, वाई प्लस है, ठीक है, येलो के लिए तो स्मॉल वाई है, येलो तो रिसेसिव है, रेड आई कलर ब्राउन बॉडी कलर। सेकेंड गैमेट किसको प्रोड्यूस कर रहा है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट आई कलर और येलो बॉडी कलर। थर्ड जो टाइप का गैमेट है, मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 और 4 टाइप्स के गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज की तो होगी। थर्ड में गैमेट्स में हम क्या देख रहे हैं,
कैसा है, रेड आई कलर है लेकिन येलो बॉडी है। फोर्थ में क्या देख रहे हैं हम, व्हाइट आई कलर है और ब्राउन बॉडी है। इधर देखते हैं, इधर की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या रहेगी, सीधा सा हमें पता चला था तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है ना, ज्यादा तो रहेंगे जो कि एक्स क्रोमोसोम्स को लिखने वाले हैं, तो व्हाइट और येलो बॉडी कलर। वाई को लिखने का तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए वाई को हम ऐसे अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि इधर तो कॉम्बिनेशन बनाना है ना हमें। अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं सबसे पहला ये वाले गैमेट जब इसके साथ में फ्यूज करेंगे, इस वाले गैमेट के साथ में, डन। तो क्या कॉम्बिनेशन निकल रहा है टू हाइब्रिड्स का, हम इसको लिखेंगे एक तरफ। पहले हम यहाँ पर फीमेल फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ इसको कंप्लीट करते हैं, डन। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम जब इसके साथ में फ्यूज करेगा तो कैसा बन रहा है, यानी कि ये फीमेल कैसी होगी, रेड आई कलर, ब्राउन बॉडी कलर, यही है ना डोमिनेटिंग। ये तो रिसेसिव में है तो ये तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सेकंड वाला एक्स क्रोमोसोम इसके साथ में जब फ्यूज करेगा, सेकंड वाला जब एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा तो देखो ये दोनों ही रिसेसिव है, हो जाएगा सिस्टेज में व्हाइट येलो। इधर का भी देखिएगा आप व्हाइट और येलो, क्लियर। यानी कि ये वाली जो फीमेल है कैसी है, डोमिनेटिंग है, रेड आई कलर विद ब्राउन बॉडी कलर। ये जो सेकंड ऑफस्प्रिंग है ये फीमेल कैसी है, व्हाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर। थर्ड की बात करते हैं, जो थर्ड गैमीट बना है इसके बारे में बात करते हैं। ये कैसा है, देखिए कुछ इस तरीके का है ना, रेड आई कलर येलो बॉडी कलर। इसके साथ में जब ये फ्यूज करेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, इसके साथ में जब ये फ्यूज करेगा तो ये नॉर्मल है। यानी कि ये थर्ड जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो कैसी बन रही है, रेड आई कलर के साथ विद येलो बॉडी कलर, जो यहाँ किसी कॉम्बिनेशन में नहीं थी, ये रिकॉम्बिनेंट्स में बन रही है। चलो अभी इसको बाद में समझेंगे हम, पहले कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स थे, कितने पैरेंटल है, पहले हम इनकी क्रॉसिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में क्या है, एक्स क्रोमोसोम उस पर व्हाइट आई कलर है बट ब्राउन बॉडी कलर है, और जब इसके साथ में फ्यूज करेगी तो व्हाइट आई कलर विद येलो बॉडी कलर। ये तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसको ना हम इधर में कंप्लीट करते हैं, जो सेकंड वाले हैं, अलग कलर देंगे, ठीक है। सेकंड को हम इधर में कंप्लीट करते हैं, रेड। यहाँ पे ये जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर हम इसके फ्यूजिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये क्योंकि हमने एक्स क्रोमोसोम का तो फ्यूजन देख लिया पर हमने वाई क्रोमोसोम का तो देखा ही नहीं है, क्लियर। तो देखो ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो पहला कॉम्बिनेशन तो इसके साथ में ही है, यहाँ पे जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें फीमेल फ्लाइज के लिए करके देख लिया, अब अभी मेल फ्लाइज का भी देखना पड़ेगा ना हमें, तो मेल फ्लाइज में एक्स क्रोमोसोम्स का तो देख लिया है। अब हम सीधा बात करेंगे किसके बारे में, वाई क्रोमोसोम का। तो देखो एक एज इट इज कंडीशन आ जाएगी आपकी, क्या, एक्स क्रोमोसोम में व्हाइट आई कलर येलो बॉडी कलर मेल इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सेकंड का एक्स क्रोमोसोम इसके साथ में फ्यूज करेगा तो क्या होगा, रेड आई कलर ब्राउन बॉडी कलर, ठीक है, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड में क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका यहाँ पर है आपका रेड आई कलर प्लस में येलो बॉडी कलर, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे व्हाइट आई कलर और ब्राउन बॉडी कलर और ये वाले। अब हमें इसमें समझना क्या है, ये तो हमारी क्रॉसिंग, ये आपके कौन से हो गए, ये आपके सभी। इधर हम इसकी जब कॉम्बिनेशन की बात करें ना, ये 4 ऑफस्प्रिंग, ये 4 ऑफस्प्रिंग, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो गए हमारे F2 जनरेशन, दीज आर एक्चुअली F2 जनरेशन। अब देखो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दे दिया है, वो कैसे दिया है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी। वैसे बहुत सिंपल है इसको निकालना कि मेंडल जो मॉर्गन थे उन्होंने कई सारे प्रोसेस कराए होंगे, उन क्रॉस को कराने के बाद में उन्होंने देखा होगा कि कितने नंबर रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जितने भी क्रॉस कराए होंगे उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स रही होंगी, उस ऑफस्प्रिंग्स में से कितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स रहे होंगे, उन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, ये किया गया होगा। यानी कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। टोटल नंबर में मतलब कि रिकॉम्बिनेंट्स को भी ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को भी ऐड करना है, क्लियर। और इसके बाद में अगर वो सेंटीमॉर्गन में निकालना है तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, वो बाद में जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसकी पीवाईक्यूज है बेसिकली, उनको डिस्कस करेंगे तो बता दूंगी। अभी हम इस पे आते हैं, यहाँ बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो फीमेल है वो कैसी है। हमें पता है कि जो रेड आई कलर है, ब्राउन बॉडी कलर, दीज आर द डोमिनेंट ओवर द व्हाइट आई कलर है,
येलो बॉडी कलर। इसमें कैसी फीमेल है ये? इस फीमेल की बात कर रही हूँ तो ये रेड आई कलर एंड ब्राउन बॉडी कलर, रेड एंड ब्राउन बॉडी कलर, दिस फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ऑफ स्प्रिंग्स कैसा है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब व्हाइट आई कलर है एंड येलो बॉडी कलर है। अगर मैं दोनों की बात करते हैं इसमें नया क्या है? कुछ भी तो नया नहीं है। आप देखिएगा हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लिया था सेम टू सेम है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है ये तो दोनों, है कि नहीं? भाई रेड एंड ब्राउन हमने लिया था पैरेंटल कॉम्बिनेशन में, व्हाइट एंड येलो बॉडी कलर हमने लिया था, तो ये दोनों के दोनों कैसे हुए? दीज आर एक्चुअली द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। नया क्या है यहाँ पे? नया है ये कैसा है? रेड आई कलर है पर येलो बॉडी कलर है। सेकंड में यहाँ पे आप देखिएगा ये कैसा है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं व्हाइट आई कलर है, व्हाइट आई कलर एंड ब्राउन बॉडी कलर। तो ये दो रिकॉम्बिनेंस हैं, मतलब these two are actually parental combination while these two are actually recombinants। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? देखो हमें यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। सबसे पहले मेल की बात करते हैं तो हमें ये मिल रहा था यहाँ पे व्हाइट आई कलर विद येलो बॉडी कलर, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड मेल कैसा है? रेड आई कलर एंड ब्राउन बॉडी कलर। फर्स्ट पैरेंटल कंडीशन यही था, यानी कि ये भी कैसा है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन। व्हाइल दीज टू जो मेल फ्लाइज हैं, रेड आई कलर है, येलो बॉडी कलर है, व्हाइट आई कलर है, ब्राउन बॉडी कलर है, ये कैसे हैं दो? ये हैं रिकॉम्बिनेंस। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो उनको फर्स्ट क्रॉस जो देखने को मिला था उसमें उनको पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिले थे, रिकॉम्बिनेंट्स कम देखने को मिली थी। क्लियर? यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन था इट वाज नियर अबाउट 98.7% एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स थे इट वाज 1.3%। 1.3%। क्लियर? पहला जो क्रॉस था इन बिटवीन रेड आई या आई कलर एंड बॉडी कलर के बीच में, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पैरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट जो देखने को मिले थे सेम टू सेम ऐसे ही होगा सेकंड वाला भी, उसमें भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें जो यूज किया था उन्होंने जो कैरेक्टर यूज किया था वो विंग साइज यूज किया था एंड बॉडी कलर को यूज किया था। क्लियर? विंग साइज एंड आई कलर, बॉडी साइज तो आपके उसमें बॉडी कलर तो नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो सेकंड को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ या इसको भी हम करके देखते हैं, पर सेम टू सेम होगा, करके देखने में देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है ना। इसी तरीके से होगा, बस हमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और वाई वाई क्रोमोसोम्स की जो क्रॉसिंग और फ्यूजन हो रहा है ना उसको थोड़ा ध्यान में रखना है किस तरीके से हो रहा है और कहाँ पर पैरेंटल और नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस चीज को देखना है। लेकिन जब सेकंड क्रॉस कराएगा, अच्छा ये भी ना इसमें तीनों में अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जो सेकंड क्रॉस था दैट वाज व्हाट विंग साइज एंड आई कलर। तो इस विंग साइज और आई कलर में जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले थे सेकंड वाज विंग साइज एंड आई कलर, इसमें जो कॉम्बिनेशन देखने को मिले थे ना वो थोड़ी कम थी। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इट वाज 62.8% और अगर हम रिकॉम्बिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इट वाज नियर अबाउट 37.2%। ठीक है, ये था, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और वही पर अगर थर्ड जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा कम हो गया था इसके कंपेयर, पहले में सबसे ज्यादा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, है ना। जो जीन जितना ज्यादा पास होगा उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा बनेंगे, जो जीन जितना ज्यादा दूर होगा उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतने कम बनेंगे। यानी कि जो हमने सबसे पहला क्रॉस करके देखा है जो आई कलर और बॉडी कलर के बीच में, इसका मतलब है कि उनको प्रेजेंट करने वाले जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पर थोड़ा पास पास प्रेजेंट है, इसीलिए उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने हैं, रिकॉम्बिनेशन थोड़े कम बने थे। 98.7% उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने थे, 1.3% उसमें रिकॉम्बिनेशन बने थे। सेकंड जो विंग साइज और आई कलर को प्रेजेंट करने वाले जो जीन्स हैं क्रोमोसोम्स पर, हम ये भी देख लेंगे, हम इसके बाद में पढ़ेंगे, दो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक तो नहीं लेंगे कि किस तरीके से जीन्स लाई करते हैं उन क्रोमोसोम्स पर और किस तरीके से उनकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम मैपिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है एज कंपेयर टू आई कलर और बॉडी कलर में जो विंग साइज और आई कलर है ना ये थोड़े से और ज्यादा दूर है,
क्लियर? इसीलिए पैरेंटल कॉम्बिनेशंस कम बने हैं और रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग होगा और फिर उतने ही ज्यादा नए रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, तो चांसेस ऑफ लिंकेज डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब है लिंकेज देखने को मिल रही है, और जो रिकॉम्बिनेंट्स में लिख रही है इसका मतलब उसमें लिंकेज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो आंसर आ गया आपका। जो थर्ड जो कैरेक्टर उन्होंने यूज किया था दैट वाज आई कलर, बॉडी कलर हो गया, विंग साइज, आई कलर हो गया, ऐसे ही विंग साइज एंड बॉडी कलर का जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो देखने को मिला था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज 61.7% आया, ये कुछ इतना था। और वहीं पर इसका जो रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहे थे ये था कुछ आपका 38.3% आया था। ठीक है, ये इतना था, 61.5% समथिंग कुछ था, ये इतना। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इतना था। तो यहाँ पे इस क्रॉस को करके देखा नहीं है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो बड़ी आसानी से करके सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। विंग साइज है ना, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। विंग साइज के लिए हमें पता है कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डोमिनेट कैरेक्टर है ना वो क्या है, नॉर्मल साइज, और मिनिएचर क्या है, रिसेसिव है। तो जो फीमेल है यहाँ पे, आप जो फीमेल को लिया गया था वो नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ में रिसेसिव फेज में लिया गया था, यानी कि मिनिएचर के साथ साथ में आई कलर वाज द येलो, मिनिएचर एंड येलो बॉडी कलर। जो यहाँ पे यूज किया गया था दैट वाज द नॉर्मल विंग साइज विद ब्राउन बॉडी कलर। ठीक है, ये था पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और जब इस पेरेंटल कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद में जब क्रॉसिंग कराएगा तो जो F1 हाइब्रिड आया था वो F1 हाइब्रिड कैसा आएगा, देखो कुछ इस तरीके से आएगा, आप ऐसे करके भी देख सकते हो, है ना। यानी कि यहाँ पर आप कैसा हो जाएगा, जो F1 हाइब्रिड की जो फीमेल है वो आपके नॉर्मल विंग साइज के साथ में ब्राउन बॉडी कलर के साथ होगी। ठीक है, जबकि जो मेल है वो कैसा हो गया, मेल की अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे तो मिनिएचर साइज हो गया, येलो बॉडी कलर हो गया, ये हमारा F1 हाइब्रिड हो गया, डन, F1 हाइब्रिड। और जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो कहानी फिर से वही रिपीट हो जाएगी जो जस्ट हमने अभी पढ़ी थी। जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग में क्या हो जाएगा, ऐसे 4 टाइप्स के गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक एक्स क्रोमोसोम्स को एज इट इज, सेकंड एक्स क्रोमोसोम एज इट इज, थर्ड एक्स क्रोमोसोम्स में पॉसिबिलिटीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी, नंबर ऑफ गैमेट्स है ना, 2 की पावर n करके आगे से निकाल सकते हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम्स पर ये वाला एलिमेंट पैटर्न प्रेजेंट है, सेकंड पर दिस इज, थर्ड पर कुछ इस तरीके का, और फोर्थ पर कुछ इस तरीके का। डन। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ही तरीके के गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज है। डन। और हमें पता है कि जो वाई क्रोमोसोम्स है उसमें कोई भी जीन्स प्रेजेंस नहीं होते हैं। तो यानी कि जब इसमें भी जब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, अल्टीमेट सम निकालने के बाद हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, उसको निकालने के बाद में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो लाई कर गया है एज कम्पेयर टू जो आई कलर एंड बॉडी कलर है उसको कंपेयर। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट द लिंकेज इन शॉर्ट। जितना एनसीईआरटी का है उतना हमने कवर अप करने की कोशिश करिए, पूरा जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको डिस्कस करने कवर करने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज ये कैसे निकालते हैं, है ना, ये बड़ा आसान सा है, बहुत टफ नहीं है। पीवाईक्यूज है, बस हम सीधा डायरेक्ट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये समझ में भी आ जाए। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकाले जाते हैं, ठीक है, इनको निकालने के लिए सीधा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी करके आता है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जब हमें निकालना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफिस डेज। अब टोटल नंबर ऑफ ऑफिस डेज में ना सब आ जाते हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगी उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे हम इससे रिलेटेड। क्लियर, ये भी हमें पता चल जाएगा। जीन मैपिंग नहीं, मतलब कि किस तरीके से प्रेजेंट है, ये कैसे हो गया। आई कलर और बॉडी कलर में तो रिकॉम्बिनेंस कॉम्बिनेशन कम था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया है। इसका मतलब है कि वो जीन्स आपस में थोड़ा कम दूरी पर प्रेजेंट है, और कम दूरी पर प्रेजेंट होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर कम हुआ होगा, इसलिए इसमें नए रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं। इनमें जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ता गया है, इसका मतलब है कि जीन्स की डिस्टेंस उतनी ही दूर होती चली गई है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको कुछ जीन्स दे दिए जाएंगे और आपको ड्रॉ करके दिखाना है वो क्रोमोसोम्स पर, उनकी डिस्टेंस के साथ में जीन्स दे दिए जाते हैं। या फिर
आपको पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एक सेट बना के दे दिया जाता है, उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो किस तरह के पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।